वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? श्याम श्याम, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। वेलकम डियर, वेलकम। लाल सिंह, नॉट विजिबल। सर रिकनेक्ट, काइंडली रिकनेक्ट। मधु, यूकेएम, अंकिता, स्वागत है। तन्मय कुमार स्वैन, कैसे हैं आप? कीरत, नूतन, मधु, ऑल गुड। अंकिता घोष, मनी कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुधीर रेड्डी, गुड इवनिंग। अमित, कुमारी, मधुलिका, ईशा, गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम लोग जिस टॉपिक पर दोस्तों बात कर रहे थे वो था डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। यस, बिल्कुल श्याम। ओल्ड क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इन द कंटेंट सेक्शन, है ना, यू कैन चेक इट। डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की बात करें तो हम लोग ने प्रीवियस सेशन में ये बात करी थी कि डेटाबेस क्या होता है। एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस, जो फाइल्स में हो सकता है, जो फोल्डर के फॉर्म में हो सकता है। डीबीएमएस के बारे में भी हम लोग ने बात करी थी। और डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? एनीवन, क्या कोई बताएगा? व्हाट डू मीन बाय डीबीएमएस? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जब हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड अ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस की जब हम लोग बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ मैनी टेबल्स। कई सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करनी होती है टेबल्स के बीच में, और उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहां पर हम लोग ने प्रीवियस सेशन में कई सारे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करी, और अगेन आज भी हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। यहां से स्टार्ट करना था। यस, डेटाबेस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। यानी डेटाबेस को बनाने के लिए आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं? एक तरीके के, दो तरीके के, या तीन तरीके के? तो आंसर है डेटाबेस को तीन तरीके से बनाया जा सकता है। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। और इन टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टीयर। सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। इस टीयर का मतलब क्या होता है? क्या यह टर्म आपने इससे पहले भी लेमन लैंग्वेज में कहीं सुना है? बताइए। बिल्कुल सुना होगा। टीयर शब्द आपने सुना होगा जब हम लोग सिटीज के बारे में बात करते हैं, है ना। जीए में भी आप लोग ने कई जगह पर पढ़ा होगा कि टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, है ना। तो ये अलग अलग सिटीज को हम लोग ने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है, नो डाउट। लेकिन जब डेटाबेस आर्किटेक्चर पर बात करते हैं तो सिंगल टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर की बात होती है। मतलब क्या है सिंगल टीयर का मतलब? जब डेटाबेस बहुत छोटा है तो क्या हमें किसी दूसरे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है डेटाबेस को मेंटेन करने की? नहीं। जैसे आप जब भी डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो क्या अपने मोबाइल फोन और अपने ही कंप्यूटर में करते हैं? दैट इज कॉल्ड अ सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, जहां पर पर्सन अपने ही कंप्यूटर पर या अपने ही मोबाइल फोन पर डेटाबेस को मेंटेन करे या क्रिएट करे। दैट इज कॉल्ड सिंगल टीयर। 2 टीयर का मतलब क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर का मतलब कि जब हमें डेटाबेस बहुत लार्ज अमाउंट में क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस डेटाबेस को किसी दूसरे को दे देते हैं कि आप मेरे डेटाबेस को मेंटेन करिए, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपसे वो डेटाबेस ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अपने कंप्यूटर पर ना रख के किसी दूसरे के कंप्यूटर पर, जिसको हम सर्वर कह देते हैं, वहां डेटाबेस रख दें, और वो सर्वर क्या कुछ चार्जेस लेगा हमसे? यस। सोचो, कोई आपका जैसे पैसा है,
है ना, या आपके पास में गोल्ड है, तो क्या करते हैं मम्मी पापा लोग, क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, कि जो पैसा होता है उसको अपने पास घर में ना रख के बैंक में रख देते हैं, है ना, या लॉकर में रख देते हैं गोल्ड को। वाई? क्योंकि हमारी चीज की सुरक्षा, अगर हम बैंक को पैसे दे रहे हैं तो क्या वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है? यस। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, दैट इज कॉल्ड अ टू टीयर। अगर पैसा थोड़ा सा है तो आप घर में भी रख सकते हैं, सिंगल टीयर हो गया। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा है तो उसको मेंटेन कौन करेगा? बैंक, दैट इज कॉल्ड अ टू टीयर आर्किटेक्चर। दो लोग आपके डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं, टू टीयर का मतलब एक आप और एक बैंक। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। थ्री टीयर आर्किटेक्चर। अब डेटाबेस बहुत बड़ा हो गया, तो क्या दूसरे पर्सन को देना सही होगा? तो आपने कहा नहीं, हो सकता है उससे भी मिस हो जाए, है ना। क्या बैंक के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वहां भी पैसा चोरी हो जाए? बिल्कुल, है ना। आप सुनते भी हैं कि बैंकिंग में भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि बैंक में अगर चोरी हुई या बैंक में अगर कोई ऐसा नुकसान हुआ तो आपको उस हिस्से का कुछ ही पार्ट मिलता है। एग्री और नॉट? पूरा पैसा आपका नहीं मिलता, एक फिक्स अमाउंट ही बैंक आपको क्या करता है? देता है, भले ही आपके अकाउंट में कितना भी पैसा जमा क्यों ना हो, इन केस कि बैंक के पास हो जाती है जिस यस। अब इसलिए आया थ्री टीयर आर्किटेक्चर। थ्री टीयर आर्किटेक्चर का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हमने अपना डेटा इंटरनेट पर स्टोर कर दिया। क्या वो इंटरनेट हमारा है? नहीं। क्या वो किसी पर्सन का है? नहीं। किसी कंपनी का है? जी हां, है ना। जैसे अमेजॉन वेब सर्विस, जैसे गूगल क्लाउड, जैसे एप्पल का स्टोर। अब अगर हम अपने डेटाबेस को क्लाउड में स्टोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। क्लियर? कोई डाउट? फिर से एक बार, सिंगल टीयर का मतलब डेटाबेस को खुद मेंटेन करना, टू टीयर का मतलब किसी दूसरे पर्सन को दे देना डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, और थ्री टीयर का मतलब क्लाउड पर डेटा की स्टोरेज। थ्री टीयर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसकी मदद से आप इसको समझ पाएंगे। खाने पीने के शौकीन है आप लोगों में से कोई? एनीवन हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड्स? चलो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सभी होंगे, है ना। खाना किसको बुरा लगता है अगर दूसरे के हाथ से मिल रहा है तो, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, कि बना कौन रहा है। सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, जब आप खुद खाना बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, है ना। जैसे मैगी बना ली, उठ के भूख लग रही थी, फटाफट मैगी आपने जाके बना ली, मैक्रोनी बना ली, है ना, फटाफट कोई क्विक वाली चीज आपने बना ली, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल टीयर आर्किटेक्चर। ठीक, खुद बनाया ना। टू टीयर आर्किटेक्चर, भाई से कह दिया कि मेरे लिए बना लो, बहन से कह दिया मेरे लिए बना लो, या पेरेंट्स से कह दिया मेरे लिए बना लाइए, क्या हो गया? टू टीयर आर्किटेक्चर। आप खुद गए किचन में नहीं, आपने अपने घर में से ही किसी को कह दिया बना के लाओ। ठीक, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। अमेजॉन या जितने भी आपके शॉपिंग वाले साइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, है ना, उन पर आपने क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया, और खाना आपके लिए आ गया, स्विगी से आ गया, जोमेटो से आ गया, है ना। और वो लोग वैसे भी आपके पीछे पड़े हुए थे कि भाई कुछ तो मंगवा लो, है ना, बहुत टाइम हो गया पनीर नहीं खाया, है ना। अरे सुनिए जी, अरे खाइए जी, है ना, अरे पीजिए जी। वो पीछे पड़े हुए थे इमोशनल ब्लैकमेल कर करके, और फाइनली, है ना, वो दिन आ गया जब आपको वाकई में भूख लगी हुई थी और आपने स्विगी और जोमेटो को याद किया कि हाँ, कहाँ हो तुम, है ना। और वैसे ही वो आपके स्वागत में तैयार रहते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में डिलीवरी कर दी, आप आनंदित। दैट इज कॉल्ड अ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। अब थ्री टीयर आर्किटेक्चर में फायदा क्या है? डिलीवरी देर हो गई तो आपने लौटा दिया, है ना, ये आपके पास में फायदा है। आपने फोन नहीं उठाया, आपने सीओडी किया हुआ था, आपको मन नहीं किया, आपने कहा चलो छोड़ो, ऑर्डर तो कर दिया, मन कर नहीं रहा है ना, गेट ही नहीं खोलते हैं, कॉल आएगा कह देंगे रॉन्ग नंबर है, जाने दो, है ना। कई सारे एडवांटेजेस हैं आपके पास में, दैट इज कॉल्ड अ थ्री टियर आर्किटेक्चर। खाना खाया, पसंद नहीं आया, आपने कहा खाना बढ़िया नहीं था, बाल निकल आया इसमें, है ना, और पैसा रिफंड मांग लिया, थ्री टियर आर्किटेक्चर। गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? या तो हम खुद, या किसी दूसरे की मदद से, या क्लाउड की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। कोई डाउट?
सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी। यस अनु सिंह, सीओडी का मतलब कि आपके घर में कोई आए और फिर आप उसको पैसे दें, है ना, ऑनलाइन ना देकर, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन से डरते भी हैं, तो सोचते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, आ गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं आया तो हमारे पास से क्या जा रहा है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर को 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, सिंगल टीयर को 1 टीयर भी कई बार बोल देते हैं। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कितने तरीके के आर्किटेक्चर हैं? 3 तरीके के। नेक्स्ट, अब आ रहा है भैया रजनीकांत टाइप का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डेटा की हायरार्की। जैसे मेमोरी की एक हायरार्की होती है ना, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, आगे सो एंड सो ऑन। जैसे मेमोरी की एक हायरार्की होती है कि सीपीयू को अगर डेटा चाहिए तो पहले वो किससे रिक्वेस्ट करेगा? जल्दी से बताइए। इफ सीपीयू वांट सम डेटा, तो सीपीयू किससे कहेगा बेटा मुझे दे दो? फ्रॉम दी रजिस्टर। रजिस्टर के पास नहीं मिलेगा तो किससे कहेगा मुझे दे दो? तो वो कहेगा कैशे से। कैशे के पास नहीं मिलेगा तो किसके पास जाएगा? रैम के पास। और रैम से नहीं मिलेगा तो किसके पास जाएगा? हार्ड डिस्क के पास या एसएसडी के पास, है ना, डेटा के रिक्वेस्ट करने। तो हर एक चीज की क्या हायरार्की है? यस। सॉफ्टवेयर को अगर बनाना है तो क्या पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ बना देंगे? नहीं, मॉड्यूल्स बनाएंगे और फिर मॉड्यूल्स को कंबाइन करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसकी भी तो हायरार्की है। हर एक चीज की एक हायरार्की होती है। मतलब अगर आपको कोई रिक्वेस्ट पीएमओ तक पहुंचानी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली मोदी जी को कॉल लगा रहे हैं, हाँ जी मोदी जी, है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो होगा नहीं। देयर आर सम प्रोसीजर्स जिसके थ्रू आप आरटीआई करके, है ना, या ईमेल्स के थ्रू या ट्विटर के थ्रू यानी एक्स के थ्रू आप उन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। एग्री? वैसे ही डेटा की भी एक हायरार्की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो क्या बता सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, क्या बता सकते हैं? अभी शायद नहीं, लेकिन कुछ ही देर में आप बता पाएंगे। डेटा की सबसे छोटी यूनिट है बिट, यानी बाइनरी डिजिट, यानी 0 और 1। बिट के बाद क्या आना चाहिए? निबल, लेकिन यहां नहीं, यहां बिट के बाद आता है बाइट, जिसको कैरेक्टर बोलते हैं। बिट, देन बाइट, बाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टर, देन फील्ड which is also called as columns, then record that is also called as rows, then file that is also called as tables, then database which you already know very well। फिर से देखो, डेटा की हायरार्की क्या होगी? मेमोरी की हायरार्की अलग होती है, बिट, निबल, है ना, फिर बाइट। लेकिन अगर डेटाबेस की या डेटा की हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले क्या आया? बिट, 0 और 1 बाइनरी डिजिट, फिर आया बाइट यानी कैरेक्टर। ए बी सी डी क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? फील्ड, जिसको बोल देते हैं कॉलम्स। कॉलम्स के कॉम्बिनेशन या फील्ड्स के कॉम्बिनेशन से रिकॉर्ड्स बनते हैं, जिसको रोज बोल देते हैं। रिकॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फाइल बनती हैं, जिनको टेबल बोल देते हैं। और फाइल के कॉम्बिनेशन से डेटाबेस बनता है, जिसको डेटाबेस बोल देते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? याद कैसे करें इसको? आप भूल जाएंगे, भुलक्कड़ हैं। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। बोलो मेरे साथ, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। फिर ऐसे याद रखो कि बाइट को कैरेक्टर भी बोलेंगे, फील्ड को कॉलम्स भी बोलेंगे, रिकॉर्ड को रोज भी बोलेंगे और फाइल्स को टेबल भी बोलेंगे। यानी जो बोलेंगे वो बाद में याद रखिएगा, पहले ये वाली हायरार्की आपको याद रखनी है, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ तो रीजन होगा। एग्जामिनर यही पूछता है, ये वाली हायरार्की, लेकिन चेंज भी कर सकता है। बाइट की जगह पर कैरेक्टर भी कर सकता है, लेकिन किया नहीं।
फील्ड की जगह पे कॉलम्स भी पूछ सकता है, लेकिन किया नहीं। रिकॉर्ड की जगह पर रोज भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं। फाइल की जगह पर टेबल भी कर सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं। बात समझ में आ गई? तो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है? बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद फाइल और फिर डेटाबेस। क्या इतनी बात क्लियर? कोई डाउट? एक डाउट होगा, क्या सर इसका मतलब क्या है? ये नहीं पता। मतलब मैंने बताया भी नहीं, बस अभी तो मैंने ये बता दिया कि ये हायरार्की है, मतलब अभी मैं बताऊंगा। ठीक, इतने से ही अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा की या डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो क्या आप आंसर बता पाएंगे? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा या डेटाबेस? बिल्कुल, आप कहेंगे बिट। लेकिन अगर बिट ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइट। लेकिन अगर बाइट भी ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड। फील्ड भी नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि डेटाबेस ही स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी, है ना? ऐसा भी नहीं है, तो इतना नीचे भी नहीं गिरेंगे। लेकिन हां, फील्ड तक हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। ठीक, अगर मैं पूछूं कि डेटा की लार्जेस्ट यूनिट क्या है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं डेटाबेस। लेकिन अगर डेटाबेस नहीं है तो फाइल्स भी बोल सकते हैं। यस और नो? तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट और ग्रेटेस्ट यूनिट या लार्जेस्ट यूनिट बताने के लिए क्या ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होगी? जी हां। लेकिन उसके लिए ये हायरार्की तो आपको याद रखनी होगी, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। कोई डाउट? किसी प्रकार की कोई समस्या? कुछ नहीं, है ना? समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझ लो हम कहना क्या चाह रहे हैं। बिट का मतलब होता है 0 1, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1। बाइट का मतलब होता है करेक्टर। जब भी हम कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, क्या सबसे पहले कुछ करेक्टर ही टाइप करते हैं? है ना? जैसे मुझे अपना नाम टाइप करना है तो मैं क्या लिखूंगा? SACHIN। क्या ये SACHIN एक करेक्टर है? यस। तो यानी बिट के कॉम्बिनेशन से क्या बना? बाइट, दैट इज कॉल्ड अ करेक्टर। अगर हमने कई सारे करेक्टर्स को लिखा तो वो क्या बन गई? फील्ड। फील्ड यानी कॉलम। और किसी टेबल में कॉलम्स किसको बोलते हैं? क्या पता है आपको? आओ जरा देखो। अगर मैं एक टेबल बना रहा हूं तो टेबल में अगर मैंने लिखा नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, आधार नंबर, ये सब क्या हैं? दीज आर कॉल्ड फील्ड, यानी कॉलम्स। समझ में आया? अभी हमने फिल नहीं किया, सिर्फ सबसे ऊपर क्या लिखा? नेम, रोल नंबर, आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, है ना? ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, दैट दिस इज कॉल्ड फील्ड या कॉलम्स। अब हमने फिल करना शुरू किया कि नेम में एक नाम लिखा, रोल नंबर में एक रोल नंबर लिखा, आईडी में एक आईडी लिखी, है ना? कॉन्टेक्ट नंबर में एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी लिखी, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉलम्स के अंदर हमने चीजों को फिल किया, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड रोज। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन कई सारी रोज के कॉम्बिनेशन, हमने जितने भी स्टूडेंट थे उन सब की रिकॉर्ड को मेंटेन किया। अब कई सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं? फाइल। स्टूडेंट की क्या बन गई? फाइल। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? फाइल। और कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहलाएगा? डेटाबेस। अब ये बात कुछ कुछ समझ में आई? यानी कलेक्शन ऑफ बिट, बाइट या करेक्टर, कलेक्शन ऑफ बाइट या करेक्टर, फील्ड या कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स या फील्ड, रिकॉर्ड्स या रोज, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या रोज, दैट इज कॉल्ड फाइल या टेबल, एंड कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड डेटाबेस। कोई डाउट? अगर मैं आपसे पूछूं क्या कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कुछ हो सकता है, तो जरा अपना आईक्यू लगा के मुझे बताओ कि कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्या हो सकता है?
वेरी गुड। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को बेहतरीन तरीके से कलेक्ट करके मेंटेन करने का काम किसका है? सॉफ्टवेयर का। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन मैं कहूं कि डीबीएमएस का क्या कोई कलेक्शन हो सकता है? और अगर हां तो वो भी बता दो। कलेक्शन ऑफ डीबीएमएस इज कॉल्ड डैश आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कई सारी टेबल्स होंगी तो उसको आरडीबीएमएस बोल देंगे, एक टेबल होगी तो उसको डीबीएमएस बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जो लिखा है वो भी आपको आता है और जो नहीं लिखा वो भी आपको आता है ना? देखो कितने टैलेंटेड हैं आप लोग, घमंड नहीं करते फिर भी, है ना? ये क्वालिटी पहले से ही थी या मुझसे पढ़ने के बाद डेवलप हुई है? अच्छा, हमसे क्रेडिट दे देते हैं आप लोग, है ना? क्वालिटी तो है आपके अंदर, नो डाउट, है ना? जैसे सिलेक्शन आप लेते हैं, क्रेडिट टीचर्स को दे देते हैं। भाई सिलेक्शन तो आप है, पढ़ते आप हैं, है ना? एग्जीक्यूट आप करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा योगदान टीचर्स का है, लेकिन आप लोग इस योगदान को बहुत बड़ा बनाते हैं सिलेक्शन लेकर। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, जो कि आता ही आता है ना, जो कि बहुत प्यारा है एग्जामिनर को, वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की इज। आप इतने पीसफुल कैसे रहते हैं बेटा? ब्यूटी लाइज इन दी, है ना, पर्सन ऑफ द बी होल्डर। जो बी होल्डर होता है, ब्यूटी उन्हीं के आईज में बिलोंग करती है ना? तो आप पीसफुल हैं तो हम पीसफुल लग रहे। यस, बिल्कुल सही। देखो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? छोटे से बड़ा होता है। यस, तो सबसे छोटा क्या है? बिट, फिर क्या है? बाइट, फिर क्या है? रिकॉर्ड, फिर क्या है? फील्ड, फिर क्या है? फाइल, फिर क्या है? डेटाबेस। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड नहीं सर, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। फर्स्ट तो हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि फर्स्ट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या किया? बिट बाइट तक तो सही था, लेकिन रिकॉर्ड और फील्ड में इंटरचेंज कर दिया और कहानी गड़बड़ा गई। तो क्या ये हायरार्की बिल्कुल सटीक याद होनी चाहिए? यस, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है, लगा दो आंसर। एक चीज याद रखना, कंप्यूटर में क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस में देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि अगर ऑप्शन में देखा तो भटकने के चांसेस है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं देखा, याद किया हुआ है आपने, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, तो क्या गलत होने के कोई चांसेस हैं? नहीं। जैसे मैथ्स में आप कहते हैं ना, इतने क्वेश्चन मेरे सही होंगे 100%, वैसे ही कंप्यूटर में भी आप कहते हैं कि सर इतने क्वेश्चन 100% सही है, 2-3 में कंफ्यूजन है कि सही है या गलत, लेकिन लगा दिया है ना? इतनी श्योरिटी होनी चाहिए एग्जाम में। चलो नेक्स्ट। अच्छा जी, अगला देखो, एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है? जी हां। जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर ही तो है, जिसके द्वारा हमारा सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है ना, या एडिट किया जा रहा है, या मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये सारा काम क्या सॉफ्टवेयर की हेल्प से पॉसिबल है? जी हां। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, या ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? कल बताया था मैंने, याद करो और आंसर बताओ। नेम दी ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और इसको याद करने की कोई तरकीब भी बताई थी मैंने। एनी क्ल्यू टू लर्न दिस? अपना एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। क्या यहां माई एसक्यूएल कहीं दिख रहा है? यस, माई एसक्यूएल दिख रहा है। तो माई एसक्यूएल तो ओपन डेटाबेस है ना? ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन और कितने ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? तो आंसर है आईबीएम कंपनी का DB2, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। तो माइक्रोसॉफ्ट के कितने हो गए? इधर 3 दिख रहे हैं। फिर माई एसक्यूएल, ओरेकल का आरडीबीएमएस, क्विक बेस, सैप का साइबेस एएसई। इतने नाम याद रखिएगा।
डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? आईबीएम का DB2, माइक्रोसॉफ्ट के 3, एक्सेस, एक्सेल और एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल का RDBMS, क्विक बेस, है ना, बेबी को बेस पसंद, यहां पर भी बेस, सैप का साइबेस, ASE। कोई डाउट? अच्छा, ये याद रखने क्यों जरूरी है? वाई? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं है। तो क्या अगर ये नाम आपने पढ़े होंगे तो क्या बता देंगे कि ये है और इसमें से ये वाला नहीं है ना? और ये क्वेश्चन आता है और बीच में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल देते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा हो तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, और बीच में एक जगह पर दे देंगे PHP, जावा करके, है ना, ओरेकल, PHP, जावा, कोबोल, है ना, और ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो कोबोल आ जाएगा तो कोबोल क्या है? कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। जावा आ जाएगा तो जावा कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है ना, या PHP आ जाएगा तो PHP भी कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। पहचान लेंगे ना, गलत तो नहीं करेंगे ना जल्दी जल्दी में, फिर आके ये तो नहीं बोलेंगे ना शिट गलत हो गया, आता तो था। ठीक। फॉक्सप्रो भी एक डेटाबेस है ना, लेकिन फॉक्सप्रो RDBMS टाइप का है, रिलेशनल डेटाबेस है। वो कई सारी टेबल्स को मैनेज करने में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फॉक्सप्रो। ठीक है श्याम, चलो ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओपन सोर्स DBMS। कल हम लोगों ने सिर्फ एक नाम याद रखा था ओपन सोर्स के केस में, आज चार चार नाम याद करवा रहे हैं। वैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही इंपॉर्टेंट है, MySQL, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर घर से लड़ाई करके आए, है ना, ऑप्शन बदल दे, तो सेफर साइड चलो। जब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो MySQL के साथ में 3 नाम और याद कर लो, क्या ही दिक्कत है? PostgreSQL, MariaDB और SQLite। देखो, अब यहां पर याद करने का एक तरीका यह है कि SQL 3 जगह पर आ रहा है, हाँ या ना, है ना? अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालो तो आपको दिख रहा है SQL 3 जगह पर है। एक तो मेरा SQL है, एक पोस्ट वाले का है ना, PostgreSQL है, और एक SQLite है। SQLite जो आपको दिख रहा है ये मोबाइल फोन्स में यूज होता है। विच डेटाबेस इज यूज्ड या विच DBMS इज यूज्ड इन दी मोबाइल फोन्स? द आंसर इज SQLite। एक क्वेश्चन और मिल गया आपको, MariaDB, है ना, कौन सी DB? MariaDB। याद हो जाएगा। तो कितने SQL वाले हैं आपके ओपन सोर्स में? 3, MySQL, PostgreSQL और SQLite, और चौथा हो गया MariaDB। ठीक, मारियो था ना एक गेम, बचपन में आप लोग खेलते होंगे, खेलने के तो शौकीन रहे होंगे। चलो, तो ये 4 नाम आपको ओपन सोर्स मिल गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन सा DBMS है जो क्लोज्ड सोर्स है? मान लीजिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही नहीं, ओपन सोर्स DBMS बताओ, और अगर ये आ जाता है इसकी जगह पर कि इनमें से कौन सा DBMS क्लोज्ड सोर्स कोड को फॉलो करता है या क्लोज्ड सोर्स है, तो आप कहेंगे सर तो क्या हुआ? ये 4 अगर ओपन सोर्स है तो इन 4 के अलावा जो हमें मिलेगा वो क्लोज्ड सोर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल टेक्निक है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं। क्लोज सोर्स में जो बड़े नाम निकल के आते हैं वो है ओरेकल, है ना, बड़ी कंपनी, अपना कोड फ्री क्यों रखेगी? नहीं रखेगी। IBM का DB2, सैप का HANA, माइक्रोसॉफ्ट का SQL, ये सब आपके किस में आते हैं? क्लोज्ड सोर्स DBMS में आते हैं। या सिंपल ये याद रखो कि इन 4 नाम के अलावा कोई भी मिल जाए दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सोर्स। और ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या डिफरेंस है? क्या ये सबको पता है? जी हां, ओपन सोर्स कोड का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिट कर पाना पॉसिबल, और कोड को देख पाना पॉसिबल, है ना। वी कैन एडिट, वी कैन सी दी सोर्स कोड, एंड इट इज ऑल्सो अ फ्री ऑफ कॉस्ट
that is called the open source. Those who are not freely available, having some owner of the सॉफ्टवेयर या डेटाबेस, जिसका कोई ओनर हो, वो क्या हो जाएंगे, और जिसका कोड भी देखना अवेलेबल नहीं है, जो फ्री भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सोर्स, है ना। तो ओरेकल, आईबीएम, DB2, सैप, HANA, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, जहां सैप की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। व्हाट डज सैप स्टैंड्स फॉर, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। HANA स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। आएगा नहीं, ठीक, बता दिए मैंने सैप HANA की फुल फॉर्म, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगेन डेटाबेस का एक बहुत ही बाहुबली टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जितना अभी तक पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि इतना तो पक्का हो जाए। क्या क्या पढ़ाया अभी तक हमने? डेटाबेस में आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट। तो डेटाबेस को बनाने के लिए कितने आर्किटेक्चर हैं? 3, सिंगल टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। सिंगल टीयर को 1 टीयर भी बोल सकते हैं। तो 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर, ये 3 तरीके के होते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर एक कंप्यूटर में डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है और वो कंप्यूटर अपना ही कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड सिंगल टीयर। किसी दूसरे के कंप्यूटर यानी सर्वर पर डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, 2 टीयर है। क्लाउड पर जाकर डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ 3 टीयर। नेक्स्ट, डेटा की हायरार्की क्या है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, DBMS और RDBMS। यानी इसकी हायरार्की क्या हो जाएगी? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, और इसके बाद अगर मैं जाऊं तो DBMS और RDBMS भी कह सकता हूं। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि बाइट्स को कैरेक्टर्स बोलते हैं, फील्ड को कॉलम बोलते हैं, रिकॉर्ड को रोज बोलते हैं, फाइल्स को टेबल बोलते हैं और डेटाबेस को डेटाबेस बोलते हैं। ठीक, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। क्या इतनी बातें समझ में आई? कोई डाउट? नहीं, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था आपको कि अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात करें तो भी आप बता लेंगे, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट और ग्रेटेस्ट यूनिट की बात करें तो भी आप बता लेंगे, और इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। और अगर एग्जाम में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लें तो ये मत कहना सचिन सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, बहुत मारूंगा, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, बाइट, बिट, यही हो जाएगा ना। ये मत कहना सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने नहीं करवाया, है ना। नेक्स्ट, डेटाबेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? IBM का DB2, माइक्रोसॉफ्ट के 3, एक्सेस, एक्सेल और SQL सर्वर, MySQL, ओरेकल, RDBMS, क्विकबेस, सैप का साइबेस, ये इसके एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। ओपन सोर्स कितने हैं? 4, जिसमें 3 कौन से हैं? SQL वाले, MySQL, PostgreSQL, SQLite, और चौथा नाम है MariaDB, है ना। तो SQL वालों को एक साथ रखो और मारिया, है ना, जो लड़की का नाम टाइप का है उसको अलग कर दो, है ना। लड़की का चक्कर बाबू भैया बच के रहना, है ना। तो MariaDB अलग कर दो, इसको आगे आ जाओ। क्लोज्ड सोर्स DBMS, देखो क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट ओपन सोर्स, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं, दैट इज ओरेकल, IBM का DB2, सैप का HANA और माइक्रोसॉफ्ट का SQL। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं SQL के बारे में। इतनी देर से SQL का नाम आपके सामने आया चला जा रहा है ना, और आप शराफत से सुनते भी चले जा रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली में हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये SQL है क्या। क्या है ये SQL? बोलो। हम लोगों ने एक आइडिया लिया था कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, PHP है, C है, C++ है, कोबोल है ना, तमाम बहुत सारी लैंग्वेजेस जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, है ना, बहुत बहुत फेमस है। लेकिन अगर डेटाबेस हमें बनाना है
तो कितनी लैंग्वेज है? आंसर है एक। डेटाबेस बनाने के लिए तमाम नहीं है, डेटाबेस बनाने के लिए एक ही लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। फिर इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, लेकिन अब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एसक्यूएल के अंदर भी 5 लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस पर काम करते हैं। तो इसका मतलब मोटे तौर पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, एडिट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, बनाने से लेकर हटाने तक का सारा काम किसने संभाला है? एसक्यूएल ने, है ना। तो ये गॉड है, द गॉड ऑफ द डेटाबेस। जनरेट भी करता है, ऑपरेट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। क्लियर? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आइए पढ़ लेते हैं। नेकी और पूछ पूछ। पहला क्वेश्चन, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। एसक्यूएल का यूज क्यों करते हैं? ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से डेटाबेस को बनाया जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूं डेटाबेस को बना रहे हैं, तो क्या मैं ये भी कह रहा हूं कि डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं? यस। यानी लिखा हुआ है क्रिएट, लेकिन पूरा डेटाबेस पर काम हम लोग किसके थ्रू करते हैं? एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। यस, आगे देखिए, कह रहे एसक्यूएल इज आंसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जब आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, क्या आप ये देखते हैं कि ये चीज सर्टिफाइड है या नहीं, कि ऐसे ही ले आते हैं घर पे? मान लीजिए कि गोल्ड लेने गए, तो आप देखते हैं ना उसके ऊपर मार्क है या नहीं, वो सर्टिफाइड है या नहीं, ऐसी तो नहीं ले आएंगे। तो एसक्यूएल जो डेटाबेस क्रिएट करने वाली लैंग्वेज है, क्या इसको किसी ने मान्यता प्राप्त या मान्यता दी है? क्या इसको अप्रूवल किसी ने दिया है? यस, दैट इज कॉल्ड आंसी। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको इवेल्युएट किया गया है, वैलिडेट किया गया है। समझ में आया? कब बनी ये? 1974 में। 7 आ गया है ना, थाला फॉर अ रीजन। 1974 में इसको क्रिएट किया गया। एसक्यूएल अपीयर्ड, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपीयर्ड इन 1974। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट, डेटाबेस को क्रिएट करने वाली लैंग्वेज एसक्यूएल। दूसरा पॉइंट, एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट, एसक्यूएल को किसने सर्टिफाई किया, किसने अप्रूवल दिया? तो आंसर इज आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। और कब बनाई गई? तो आंसर है 1974 में। आगे बढ़ जाए, ये लीजिए, क्या एसक्यूएल को किसी कंपनी ने बनाया? बनाया किसने? अप्रूवल तो दिया आंसी ने, लेकिन बनाया भी तो होगा। जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम है आईबीएम, है ना। देखो कितनी पुरानी कंपनी है, सब कुछ मैक्सिमम आईबीएम ने ही किया हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन डेवलप्ड बाय, क्या आईबीएम खुद बैठ के बनाएगी? नहीं, आईबीएम के अंदर कुछ इंप्लॉइज होंगे, वो बनाएंगे। तो किस इंप्लॉय ने बनाया? तो आंसर है 2 इंप्लॉय ने, रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलेन। इसको नाम को कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर के नाम से। डॉक्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीआर। और डी का मतलब क्या है? डोनाल्ड चैम्बरलिन, डी। और आर का मतलब है रेमंड बॉयस। तो कैसे याद रखेंगे इसको? किसने बनाया एसक्यूएल को? डॉक्टर ने बनाया। डॉक्टर का मतलब डी फॉर डोनाल्ड चैम्बरलिन और आर फॉर रेमंड बॉयस। ट्रिक समझ में आ गई? ये ट्रिक काम करेंगी एग्जाम में, है ना, विश्वास मानिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्ड नेम, एसक्यूएल का पुराना नाम क्या है? सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन सीक्वल को बदल के क्या कर दिया गया? छोटा नाम एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या हटा दिया गया? इंग्लिश हटा दिया गया, है ना। अमेरिका वाले यही करते हैं ना, पहले बड़ा नाम रखते हैं, फिर उसका छोटा कर देते हैं, फिर और छोटा कर देते हैं। यस, पहले होता था एग्री, आई एम टोटली एग्री विद यू, फिर आ गया ओके, फिर ओके में से ओ हट गया, रह गया के,
है ना, फिर के भी हट जाएगा, सिर्फ डॉट 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 रह जाएंगे, भावनाओं को समझिए। यस, तो ऐसे ही होता है अमेरिकन लैंग्वेज, शॉर्ट की शॉर्ट होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा ग्रामर किसकी खराब होती है? अमेरिकन की, है ना तो वो वर्ब का यूज करते हैं, ना तो किसी नाउन का यूज करते हैं, बस बोलते चले जाते हैं, है ना, कोई ग्रामर नहीं। इंग्लिश वाले ग्रामर के पीछे ही पड़े रहते हैं, है ना, पूरा वर्ब लगाएंगे, पूरा इज एम आर जब तक नहीं लगा देंगे, एन ना लगा देंगे, है ना, तब तक चैन नहीं आएगा। चलो, तो कह रहा है एसक्यूएल डेवलप किसने किया? IBM ने। किस पर्सन ने डेवलप किया? डॉक्टर ने, यानी डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस ने। ओल्ड नेम क्या है? सीक्वल। और एसक्यूएल सर्वर इज ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। क्या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का कोई खुद का सर्वर भी है? हाँ, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर। यह एसक्यूएल सर्वर किस कंपनी को बिलोंग करता है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिलोंग करता है। ये पॉइंट्स भी हैं और ये क्वेश्चन भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, है ना, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये खाली पॉइंट समझने की गलती मत करिएगा। दीज आर दी पार्ट ऑफ योर MCQs। यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यही आंसर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन बदल देंगे। कैसे? रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन ने क्या बनाया? आपके सामने 5 चीजें आ जाएंगी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछ ले कि एसक्यूएल किसने डेवलप किया, तो आपको बताना होगा रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन। उल्टा भी याद करना होगा कि रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन ने क्या डेवलप किया, तो आप कहेंगे एसक्यूएल। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट। अच्छा जी, मैंने कहा कि एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटाबेस में कुछ भी कर सकते हैं। क्रिएट करने से लेकर, एडिट करने से लेकर, उसको डिलीट करने से लेकर सब कुछ किया जा सकता है। यानी बनाने से स्वाहा तक का सफर दैट इज डन वाया एसक्यूएल। क्लियर? लेकिन एसक्यूएल क्या सारा काम खुद करेगी? एसक्यूएल ने कहा नहीं, मैं तो राजा हूं, मैंने नीचे प्रजा लगा रखी है अपने काम करने के लिए। और प्रजा में कितने लोग हैं, कितने टीम मेंबर हैं एसक्यूएल के पास में? 5। DDL, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये है एग्जाम का अगला क्वेश्चन कि एसक्यूएल कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, तो आंसर है 5 तरीके में, DDL, DML, DCL, TCL और DQL। ठीक? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके थ्रू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन, जिसके द्वारा एडिट करते हैं। डेटा कंट्रोल, जिसके द्वारा पूरी कंट्रोलिंग की जाती है डेटाबेस की, किसको राइट्स देने किसको नहीं देने। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, पूरे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डेटा क्वेरी, सारी रिक्वेस्ट को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेरी का मतलब क्या होता है? आप कहते ना सर एक क्वेरी है, सर एक क्वेश्चन है, सर एक रिक्वेस्ट है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ क्वेरी। जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा क्वेरी लैंग्वेज की होती है। क्या इतनी बातें याद हो गई? DDL, DML, DCL, TCL और DQL, है ना, पढ़ेंगे बार बार, हो जाएगा। नेक्स्ट। अब जो आ रहा है वो खतरनाक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा इन्होंने अपने नीचे फर्दर लगा दिए लोग। देखो कोई काम खुद नहीं कर रहा है, एसक्यूएल आया, एसक्यूएल ने 5 लोग लगाए। अब इन्होंने DDL में क्या क्या होता है, DML में क्या क्या होता है, DCL में क्या क्या होता है, TCL में क्या क्या होता है और DQL में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और जितना चीज कॉम्प्लेक्स होगी उतना ही एग्जामिनर पूछेगा। ध्यान दो, बहुत आसान है ना। अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे इतना आसान, वेरी वेरी इजी। देखो DDL की फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या कर रहा है ये? डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है, डेटाबेस को ड्रॉप कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है और ट्रंकेट कर रहा है।
पहले नाम याद रखो। अगर पूछेंगे क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट एसक्यूएल की किस लैंग्वेज में आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डीडीएल में। अगर पूछेंगे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये किस में आता है, तो आप बोलेंगे डीएमएल में। अगर पूछेंगे ग्रांट या रिवोक किस में आता है, तो आप कहेंगे डीसीएल में। अगर कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट पूछेंगे तो आप कहेंगे टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। और अगर सिलेक्ट पूछेंगे तो किस में आएगा, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में। अब जरा एक बार समझ लेते हैं मामला क्या है। डीडीएल कहता है डेटाबेस को अगर क्रिएट करना है, ठीक, बनाना है तो क्रिएट कमांड। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब स्वाहा, अगर पूरे के पूरे डेटाबेस की टेबल को उड़ा देंगे यानी ड्रॉप कर देंगे। ऑल्टर करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, ऑल्टर कर देंगे। ट्रंकेट करना है यानी सिर्फ रोज और कॉलम्स को उड़ा देना है, ट्रंकेट कर देंगे। हम चाहते हैं डेटाबेस रहे लेकिन कंडीशन के साथ में जो उसके रोज और कॉलम्स हैं, है ना, उसमें लिखा हुआ डेटा हट जाए, तो दैट इज बाय ट्रंकेट। यानी क्रिएट करना, पूरा डेटाबेस उड़ा देना, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर देना, या डेटाबेस बना रहे उसको खाली कर देना, ये सारे काम कौन कर रहा है, डीडीएल भाई साहब। समझ में आया। डीएमएल क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, अपडेट कर रहा है और डिलीट कर रहा है ना। इंसर्ट कितने काम कर रहा है, 3। कुछ चीजों को, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया तो उसकी डिटेल्स को इंसर्ट कर दिया। अपडेट, उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हुआ, अपडेट मार दिया। वो छोड़कर चला गया ऑर्गेनाइजेशन तो उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया डीएमएल ने। डीसीएल क्या करेगा, ग्रांट और रिवोक, राइट्स को देना, ग्रांट और ले लेना, दैट इज कॉल्ड रिवोक। क्या करते हैं आप, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके जितने भी अकाउंट होते हैं उनका राइट्स किसके पास में आता है, द सेकेंड हाफ पर्सन, है ना, योर सोलमेट के पास में सारे राइट्स। क्या किया आपने, ग्रांट किए। क्या आप रिवोक कर सकते हैं, नहीं। आपके पास से रिवोक हो सकते हैं, हां, है ना। तो राइट्स कहां चले गए, उधर ग्रांट हो गए। रिवोक कहां से हो गए, आपके पास से। हो सकता है अपना अकाउंट आप खुद ही ना इस्तेमाल कर पाए, है ना, कोई दूसरा कर रहा हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिवोक। समझ में आ गया। या आप कहीं गए घूमने के लिए तो आपने अपने घर के राइट्स किसी को दे दिए, क्या हो गया, ग्रांट, है ना, ग्रांट कर दिया। जब आप आए तो आपने उससे राइट्स ले लिए, आप खुद रहने लगे, दैट इज कॉल्ड रिवोक। तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, या तो राइट्स देते हैं या तो राइट्स ले लेते हैं, यही तो है। टीसीएल ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट करने का मतलब आपने कमिटमेंट कर दी किसी से कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ, ये क्या है, कमिटमेंट। लेकिन ब्रेकअप हो गया तो क्या, हाँ, आपने रोल बैक, है ना, आपने क्या हुआ, अपने वादे से मुकर गए, क्या हुआ, रोल बैक हो गया। ठीक, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है ना, तो इसको एग्जाम तक ही रखें। तो कमिटमेंट क्या है, यानी आपने किसी से कमिटमेंट किया, दैट इज कॉल्ड अ कमिट। यस, रोल बैक का मतलब वापस ले लेना, नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अ रोल बैक। सेव पॉइंट का मतलब ये समझो, सेव पॉइंट का मतलब कि किसी चीज से सेव कर देना। सेव पॉइंट का मतलब क्या कोई भी रिकॉर्ड आप डायरेक्टली सेव कर लेते हैं या अलग अलग पॉइंट्स पर जाके सेव करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने एक सीवी, एक रिज्यूम बनाया हुआ था, क्या उसमें समय समय पर आप चेंजेस करते, बिल्कुल करते, है ना। आपकी कोई डिग्री अपग्रेड हुई, आपने उसमें चेंज कर दिया, सेव कर दिया। तो सेव पॉइंट का मतलब होता है जगह जगह पर सेव करना, टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, फिर उसको सेव करना, दैट इज कॉल्ड सेव पॉइंट। और डीक्यूएल है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट। हम पूरे डेटाबेस में से कैसी चीजों को एक्सेस करते हैं, कोई बताएगा, कोई कंप्यूटर की नॉलेज जिसके पास में है।
सपोज करिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, हमें एक डेटा को सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? क्या सारे डेटाबेस में देखेंगे? नहीं, सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमरी की। जैसे अगर हमें किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आईडी की मदद से उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, है ना, उसकी जो इंप्लॉय आईडी होगी। नेम की मदद से क्यों नहीं? क्योंकि 1000 एम्प्लॉय में हो सकता है कि एक नाम के कई सारे लोग हों, है ना, जैसे राहुल, बहुत सारे राहुल होते हैं, है ना, कॉमन नाम है। यस, एग्री। तो अगर हम किसी कॉमन नाम से अगर हम किसी को एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या बहुत सारे लोग निकल के आ जाएंगे? हां, लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी से एक्सेस करेंगे या उसके रोल नंबर से एक्सेस करेंगे तो क्या वही पार्टिकुलर पर्सन सिलेक्ट होके आएगा? यस, दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब ये याद करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। डीडीएल क्या है? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। डीएमएल क्या है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीसीएल, ये पूछा जाएगा। डीसीएल का मतलब क्या होता है? डेटा कंट्रोल। और किसी चीज को कंट्रोल हम कैसे करते हैं? राइट्स को देकर और राइट्स को लेकर, यानी ग्रांट और रिवोक। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन पे कैसे कंट्रोल करते? या तो कमिट कर देंगे ट्रांजैक्शन अगर हो गया, है ना, कोई भी अगर 100 रुपए हमने किसी को ट्रांसफर किए तो क्या ये कमिट हो गया? और अगर ट्रांजैक्शन हो गया लेकिन फिर भी सामने वाले को नहीं पहुंचे तो क्या पैसा रिफंड आएगा? यस, दैट इज कॉल्ड रोल बैक, है ना। कमिट कब हो जाएगा? जब सेंडर ने भेजा और रिसीवर को मिल गया, कमिट हो गया। रोल बैक कब होगा? जब सेंडर ने भेजा, रिसीवर को मिला नहीं। इसका मतलब अब आएगा बैंक की तरफ से रिफंड विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज, दैट इज कॉल्ड अ रोल बैक। सेव पॉइंट का मतलब अब जो फाइनल 7 से 10 दिन के बीच में जो टेन्योर होगा उसको हम क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सेव पॉइंट। हमें पता चल जाएगा हमने ट्रांजैक्शन इस दिन किया, हमारे बैंक में रिफंड इस दिन आया, ये हो गया सेव पॉइंट। सिलेक्ट, अगर हमें किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यहां तक बस एग्जाम में आएगा क्या? टीसीएल के कमांड कौन कौन से हैं ऑप्शन में देके बताओ। तो आपको ऑप्शन में कितने ढूंढने होंगे? 3। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। जो मिल गया दैट इज द आंसर। डीसीएल के कौन से कमांड हैं बताइए ऑप्शंस में? तो आपको 2 ढूंढना होगा, ग्रांट या रिवोक। कर लेंगे ना? दैट इज नॉट टू मच टफ, बार बार पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। वेरी गुड, नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ डेटाबेस। कह रहा है डेटाबेस कितने तरीके का होता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां लिखा रहता है 5 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन दिया होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कोई टाइप है? नहीं है। कितने टाइप होते हैं? 8। सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलेशनल, नो एसक्यूएल, क्लाउड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल और नेटवर्क। जरा इसको अच्छे से देख लो एक बार फटाफट, बहुत सरल है ये। सेंट्रलाइज्ड का मतलब आरबीआई के पास क्या सभी बैंक का लेखा जोखा अवेलेबल है तो सेंट्रलाइज्ड है। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, क्या आप किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? इफ यस, इट मींस बैंक इज वर्क ऑन दी सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क। यस, है ना सेंट्रलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड? क्या आपका डेटा बैंक सिर्फ आपकी सिटी में मेंटेन करता है कि कहीं पर भी मेंटेन कर सकता है? बताइए। क्या बैंक में अगर हैकर आया तो क्या वो आपके डेटाबेस तक आसानी से पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि बैंक क्या करता है, आपके डेटाबेस को, कुछ डेटाबेस को अमेरिका में रखेगा, कुछ डेटाबेस को चाइना में रखेगा, कुछ डेटाबेस को इंडिया में रखेगा, कुछ डेटाबेस को जापान में रखेगा। तो अगर उसने कंट्री वाइज डेटाबेस को बांट दिया
तो क्या इससे फायदा है या नुकसान? सोचो। अगर सपोज करो इंडिया के सर्वर पर हैक हुआ तो क्या पूरा डेटाबेस चला गया? नहीं, सिर्फ उतना ही लॉस होगा मैक्सिमम केस में जितना इंडिया के सर्वर पे है। तो बैंक क्या करती है, अपने डेटाबेस की रेप्लिका यानी कॉपीज को अलग अलग देश के सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यह सिर्फ बैंक नहीं, जितनी भी सोशल मीडिया है वो भी यही करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हैकर से बच पाना दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, हैकर से बच पाना दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, माफ करिएगा, हैकर से बच पाना पॉसिबल नहीं है। अगर उसने ठान लिया तो वो हैक करके रहेगा। अगर उसने हैक कर लिया तो डेटा लॉस हो जाएगा क्या? हाँ, तो उसने का डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं कि डेटा में इंक्रिप्शन लगा देते हैं कि अगर उसने हैक भी कर लिया तो उसके पास डेटा ओरिजिनल जाएगा ही नहीं, पहली बात। तो यानी हैकर ने अगर हैक कर लिया तो डेटा उसके पास जो आया वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है। बच गया बैंक, बैंक खुश, हैकिंग हुई लेकिन डेटा उसको मिल भी गया हैकर को, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, कामयाब हो गया बैंक। अब दूसरी चीज, हैकर ने कहा अच्छा मैं कामयाब नहीं होऊंगा तो तुम्हें भी नहीं होने दूंगा। वो कहता है मैं डेटाबेस को उड़ा देता हूं, डिलीट कर देता हूं। बैंक कहता है कर दो, हमने डेटाबेस को 10 सर्वर में मेंटेन करके रखा हुआ है, उसकी रेप्लिका बना के रखी हुई है, उसकी डुप्लीकेसी करी हुई है। याद आया, मिनिमम डुप्लीकेसी होनी चाहिए। पॉइंट याद आया, फीचर ऑफ डेटाबेस, रिडेंडेंसी कम होनी चाहिए। यस, रिडेंडेंसी डुप्लीकेसी मिनिमम होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। अगर हम डुप्लीकेसी करेंगे नहीं तो बैकअप मेंटेन कैसे होगा? और बैकअप मेंटेन नहीं होगा तो हैकर आएगा, उसको डेटा मिलेगा नहीं, गुस्से में आकर वो किसी भी कंपनी के डेटा को उड़ा के चला जाएगा। वो कंपनी कहेगी हा 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 हा, तुम्हें क्या लगता था मेरा डेटा सिर्फ इसी कंप्यूटर में सेव है? मैंने तो दुनिया के 10 जगह पर डेटा फैलाया हुआ है। समझ में आया रीजन? तो बैकअप तो मेंटेन है, तुम्हें मिलेगा नहीं, डिलीट तुम करोगे तो कहां कहां करोगे तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने देशों में मेरा नेटवर्क फैला हुआ है ना। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ डेटाबेस एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेंट्रलाइज्ड मतलब एक जगह पर होना चाहिए, लेकिन उस एक जगह का डेटाबेस कई सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। रिलेशनल होना चाहिए, रिलेशन का मतलब क्या एक टेबल में होगा डेटाबेस? नहीं, मल्टीपल टेबल्स में होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नो एसक्यूएल क्या है समझो। एसक्यूएल का यूज हम तब करते हैं जब डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या यह पॉसिबल है कि डेटाबेस जितना भी मिले वो स्ट्रक्चर हो? जी नहीं। डेटा हम कहीं से भी गैदर करते हैं वो कैसा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी नो एसक्यूएल के फॉर्मेट में होता है। समझ में आई बात? एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड, लेकिन जो एक्चुअली में डेटाबेस होगा वो कैसा होगा? नो एसक्यूएल फॉर्मेट में, दैट इज नॉट इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो अगला क्या हो गया? नो एसक्यूएल। पांचवा क्या हो गया डेटाबेस का टाइप? क्लाउड। अगर हम क्लाउड में डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंटरनेट पर स्टोर कर रहे हैं तो क्लाउड हो गया। छठा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? आपके घर में कोई फंक्शन है तो आपने उसकी रेसिपी आपने पहले से ही अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बना के रखी अपने घर में, करते हैं ना? कि आपको मालूम है कि 10 लोग आने वाले हैं, कम से कम प्याज काट के रख लो, है ना? पूरी चाय बना के ना रखो, लेकिन पानी गर्म करके उसमें, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो मिला के रखो, दूध बाद में मिला देंगे, है ना, गर्म करके तुरंत का तुरंत दे देंगे कि भाई 10 लोग आए, जल्दी जल्दी निपटाओ, है ना, काफी सेवा करनी है इनकी। तो आपने क्या किया? बिस्कुट अलग निकाल के रख दिए कि अभी देखो पैकेट से बाहर नहीं निकालेंगे वरना सील जाएंगे, है ना, लेकिन पैकेट तो रख सकते हैं प्लेट के ऊपर। यस, तो ये सब क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इनका रीयूज करना, सपोज करो आपके घर में भी 10 लोग आए थे, फिर 5 लोग आ रहे हैं, तो क्या 10 लोग का अलग खाना बनाएंगे, 5 लोग का अलग बनाएंगे? नहीं, आप 15 लोगों का एक साथ बनाएंगे।
या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तैयार करके रख लेंगे, है ना, बाद में उनको सर्व कर देंगे वो इंग्रेडिएंट्स के साथ में, कोई और डिश बना देंगे। ऐसा होता है ना, जैसे आप होटल्स में जाते होंगे तो वो जो उनकी रेसिपी होती है उनसे कट शॉर्ट करके, है ना, कई सारी चीजें बना देते हैं। उसी से मैगी बन रही है, उधर उसी से उधर नूडल्स बन रहा है ना, उसी से उधर हक्का नूडल्स बन रहा है, उसी से उधर कोई और चीज बन रही है। तो कटी तो वही पत्ता गोभी, लेकिन वो हर जगह पे डल गई, है ना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। गेटिंग द पॉइंट, है ना। तो जो रीयूजेबिलिटी है डेटाबेस की या सॉफ्टवेयर की, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। समझ में आ गया? एक घर में एक ही कपड़ा आप नहीं पहन के जा सकते, लेकिन दो घर में अगर शादी है अलग अलग जगह, तो क्या वही पहन के जा सकते? है ना, बॉयज की बात नहीं हो रही, है ना। बॉयज तो हर जगह एक ही पहन के चले जाएंगे, उनको कौन सा मतलब ही है कपड़ों से, है ना। स्पेशली फॉर दी महिलाएं, दैट इज गर्ल्स, है ना। तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, बड़ी हानि वाली बात होती है वो। यस, भले ही कोई ना देखे, है ना, लेकिन खुद को नहीं अच्छा लगता उनको, ये एक अजीब प्रथा है ना। हर शादी में, हर फंक्शन में एक ही रोना की कपड़े नहीं है ना, और कपड़े रखने की जगह भी नहीं है, तो ये एक अजीबी सेटअप होता है। तो रीयूजेबिलिटी मेल्स के केस में तो वेरी इजी, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कहीं पर भी पहनो, कुछ भी पहनो, एक चीज चल जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रीयूजेबिलिटी इन द केस ऑफ फीमेल्स, दैट इज नॉट सो इजी, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट है आपका हायरार्किकल, दैट इज कॉल्ड ट्री बेस्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ट्री बेस्ड डेटाबेस को क्या बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हायरार्की। अगर कोई हायरार्की होती है तो क्या वो ट्री के फॉर्मेट में होगी? हाँ, एक ऊपर बड़ा लेवल, फिर उसके नीचे छोटे ब्रांचेस, फिर सब ब्रांचेस, है ना, फिर इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से कोई डेटाबेस है तो दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल। नेटवर्क से कनेक्ट करता हुआ कोई डेटाबेस है तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो डेटाबेस के कितने टाइप है? 8। सेंट्रलाइज्ड एक जगह पर, डिस्ट्रीब्यूटेड बटा हुआ, रिलेशनल मतलब कई सारे टेबल्स में, नो एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं, क्लाउड का मतलब इंटरनेट पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब रीयूजेबिलिटी, बार बार चीजों का रीयूज करें, एक बार बना दें बार बार इस्तेमाल करें, हायरार्किकल का मतलब ट्री स्ट्रक्चर, नेटवर्क का मतलब इंटरनेट से अगर डेटाबेस कनेक्टेड है तो मींस नेटवर्क को फॉलो करता हुआ है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डेटाबेस नहीं है और उसमें एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या क्या बताया था मैंने? डिसेंट्रलाइज्ड, है ना। तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो आंसर है जी नहीं। तो वो आप टिक लगा देंगे और नाचते हुए आ जाएंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, वैसे पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, टोटल डेटाबेस कितने होते हैं ये भी, है ना, और भी कोई भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वही है। आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस कीज, है ना, इस पर भी विचार होगा डिटेल में। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। देखो, इंपॉर्टेंट है डेटाबेस, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या टफ है कंप्यूटर? जी नहीं। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो 100% फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही आते हैं, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वो डिट्टो आ जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर देंगे और आंसर को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है तो आपको ऑप्शंस में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आपको पता होगा, ढूंढ लेंगे, लगा देंगे और आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।